नमस्कार। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जावा के टर्म्स में। जावा में क्लासेस का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। क्लासेस आपके रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करते हैं, को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑब्जेक्ट्स क्लासेस का एक फिजिकल फॉर्म होता है जो कि हमारे कंप्यूटर मेमोरी पे एग्जिस्ट करता है। इस विषय को हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे, काफी विस्तार में इस पे हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे बारीकियों से। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लास के फंडामेंटल्स के बारे में, एक क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेशन के बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे न्यू ऑपरेटर का क्या रोल होता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर काम आता है। फिर हम लोग जानेंगे मेथड्स क्या होते हैं क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होता है, और फिर गार्बेज कलेक्शन कैसे किया जाता है जावा में। कुछ टर्म्स जैसे कि गार्बेज कलेक्शन, दिस कीवर्ड, न्यू ऑपरेटर, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, ये आपको अटपटे या अनसुने लग रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हम कोड एग्जांपल्स देखना स्टार्ट करेंगे, हम इन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स के यूजेस के बारे में देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये टर्म्स कैसे रेलेवेंट है, इनका किस तरह से यूज किया जाता है जावा प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास फंडामेंटल्स। क्लासेस जावा के कोर होते हैं, पूरी जावा प्रोग्रामिंग क्लासेस के ऊपर ही बेस्ड होती है। क्लासेस के अंदर हम उसके नंबर्स को डिफाइन करते हैं, जो कि अगर आप रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के फीचर्स कहे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हैं एक स्टूडेंट की, तो अगर एक स्टूडेंट को आपको रिप्रेजेंट करना है जावा प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, तो आप एक स्टूडेंट क्लास बना सकते हैं। फिर स्टूडेंट के फीचर्स होते हैं जैसे कि उसका नाम, एज, रोल नंबर, तो वो आप जावा के उस क्लास के अंदर में, जो स्टूडेंट क्लास आपने बनाया है उसके अंदर में आप इन फीचर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कोड एग्जांपल्स में देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी कि जावा कैसे एक ऑब्जेक्ट को क्लास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और यही वजह है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा को क्लास की काफी भूमिका चाहिए होती है। क्लास एक तरह के डेटा टाइप भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर हमने एक स्टूडेंट क्लास डिफाइन कर रखा है, तो आगे चलकर हम कई प्रकार के स्टूडेंट्स अपने डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं उस क्लास टाइप को यूज करके, जो कि स्टूडेंट के टाइप का होगा। इस चीज को भी हम आगे डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल है। एक क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन काफी गहरा होता है। क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट का एक टेम्पलेट होता है, मतलब उसकी परिभाषा होती है कि वो ऑब्जेक्ट किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, उसका रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म होता है। और ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का एक इंस्टेंस होता है, एक फिजिकल रियलिटी होती है। क्लास बस एक लॉजिकल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, जो कि डिफाइन करता है जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उस क्लास के, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनके बीच में कुछ रिलेशन है नहीं है, या फिर वो कुछ किसी प्रकार के काम करते हैं या नहीं करते हैं। जबकि एक ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी स्पेस लेता है कंप्यूटर पे, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को क्लास का इंस्टेंस बोलते हैं। ये भी हम डिटेल में देखेंगे अपने कोड एग्जांपल्स में, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो आइए देखते हैं एक कोड एग्जांपल जिसमें हम क्लासेस को काफी बारीकी से समझेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं एक एम्प्लॉय की, किसी भी कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है। उस एम्प्लॉय के कुछ फीचर्स होंगे, जैसे कि उसका नाम, उसकी एज, उसकी आईडी, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी एड्रेस, ये उसके पर्सनल डिटेल्स। तो उस एम्प्लॉय की इन पर्सनल डिटेल्स को आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आप क्लास के फॉर्म में करेंगे। यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बना रखा है क्लास कीवर्ड यूज करके। इससे पहले मैंने एक और कीवर्ड यूज किया है पब्लिक। ये एक एक्सेस स्पेसिफायर है, इसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि पब्लिक का अर्थ ये हो गया कि ये दूसरे क्लासेस को भी ये क्लास दिखेगी, इस क्लास की एक्सेस रहेगी। और क्लास कीवर्ड इसे यूज करने के बाद स्पेसिफाई होता है कि हम एक क्लास डिफाइन करने जा रहे हैं, क्लास का स्ट्रक्चर डिफाइन करने जा रहे हैं। उसके बाद हमने क्लास का नाम दे रखा है। इस क्लास का नाम हमने दिया एम्प्लॉय, क्योंकि ये एम्प्लॉय क्लास एक रियल लाइफ एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर हमने एक ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस दिए हैं। तो जावा में किसी भी क्लास को डिफाइन करने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हमने पिछले एग्जांपल्स में भी कुछ डेमो क्लासेस देखे होंगे जिसके अंदर कुछ मेथड्स थे, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस वक्त, परंतु इस वक्त आप अब देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉय का एक बेसिक
स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉय क्लास का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब चूंकि एम्प्लॉय एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है और उसके फीचर्स हैं, तो उन फीचर्स को भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। डेटा टाइप्स किस प्रकार से ये बताते हैं कि किसी भी वेरिएबल को किस तरह के डेटा टाइप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरह से इस क्लास के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें, एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में देखें, तो उसके फीचर्स को हम किन तरह की वैल्यूज के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहां पे डेटा टाइप्स काम में आएंगे। तो आइए देखते हैं। एक एम्प्लॉय के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी आईडी, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर फॉर्म में हो सकती है किसी भी कंपनी में, 1 2 3 4 5 6 समथिंग, और स्ट्रिंग फॉर्म में भी हो सकती है जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में बेस्ड हो। हम सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर एक इंटीजर फॉर्म में ही इसे रखेंगे एम्प्लॉय आईडी को। तो हमने एक सिंपली एक वेरिएबल बनाया एम्प्लॉय आईडी। ये जावा कन्वेंशन है कि वेरिएबल्स का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है और अगली कोई वर्ड उसके अंदर जुड़ी होती है उस नाम के अंदर, तो वो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ये एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी इस क्लास का एक इंटरनल मेंबर हुआ। इसी प्रकार से एक एम्प्लॉय का नाम, उसे मैंने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का रूप दिया है, एम्प्लॉय नेम, फिर एम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ और एम्प्लॉय का एड्रेस। तो अभी के लिए हमारे पास ये 5 फीचर्स हैं एम्प्लॉय के, जिसे मैंने क्लास के मेंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये क्लास के मेंबर्स कहे जाएंगे जो एम्प्लॉय के फीचर्स हमने यहाँ पर ऊपर डिफाइन किए हैं, जो कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय डीओबी जो एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ को सिग्निफाई करता है, और एम्प्लॉय एड्रेस। इन मेंबर्स को हम लोग, ये जो वेरिएबल्स जो एज ए मेंबर ऑफ एम्प्लॉय डिफाइन किए हैं, इनको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। अभी ये एम्प्लॉय क्लास सिर्फ अपने फीचर्स को डिफाइन कर रहा है। हम चाहे तो इस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि क्लास मेथड्स कहे जाएंगे। जैसे कि अगर हम चाहें तो इस क्लास को एक ऐसा फीचर दे सकते हैं कि एम्प्लॉय अपने डिटेल्स को प्रिंट भी कर सके। जब भी कल आगे चल के हम इस एम्प्लॉय क्लास को यूज करें और हमें जरूरत हो, अगर हम एक साथ सारे एम्प्लॉय के डिटेल्स को प्रिंट कर सकें तो हमें काफी सुविधा हो। अभी हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है और हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय के डेटा को रिप्रेजेंट करने का रूपरेखा है हमारे पास, जो कि हमारे पास तैयार है कि एम्प्लॉय के डेटा को हम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ और एम्प्लॉय एड्रेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। कल को जब भी हम कोई एम्प्लॉय डेटा अपने सिस्टम में फीड करेंगे तो उसके पास ये 5 फीचर्स रहेंगे। अब इस एम्प्लॉय डेटा को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए एम्प्लॉय क्लास के अंदर हम मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ये मेथड्स क्या होते हैं, इसका एक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है प्रिंट डिटेल्स। इस मेथड के अंदर हमने कोई आर्गुमेंट नहीं पास करा है। इस मेथड का एक रिटर्न टाइप है वॉइड, मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये मेथड कोई भी कोड रिटर्न नहीं करेगा। इस मेथड के हमने एम्प्लॉय डिटेल्स प्रिंट कर रखे हैं, नेम, आईडी, एज, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड यूज कर रखा है this dot employee id, this dot employee age। तो दिस कीवर्ड क्या है? दिस कीवर्ड का यूज करते हैं हम जावा में जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस से रिलेटेड डेटा एक्सेस करना होता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार में हम जब देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास है और एक उस क्लास के अंदर हमारे पास मेंबर्स हैं। पहले तो कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं जो क्लास के फीचर्स को डिफाइन करते हैं, और फिर हमारे पास एक मेथड है जो कि ये बता रहा है कि इन डेटा जो भी एम्प्लॉय डेटा रहेगा उसको हम कैसे इन फीचर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि इस एम्प्लॉय क्लास को हम कैसे यूज करें, कैसे है एक हम फिजिकल एंटिटी बनाएं जो कि एक एम्प्लॉय के रिलेटेड डेटा को स्टोर करके रखे। अभी तक हमने सिर्फ एक रूपरेखा तैयार करी है जो कि एक एम्प्लॉय को दर्शाता है। अभी तक हमने कोई एम्प्लॉय बनाया नहीं है प्रोग्रामिंग टर्म्स में। अब हम एक एम्प्लॉय बनाएंगे, उसके लिए हम लोग एक और क्लास बनाते हैं demo.java। इस क्लास के अंदर एक मेन मेथड हम डिफाइन कर लेते हैं। मेन मेथड जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इस मेन मेथड के अंदर हम लोगों ने एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी। न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉय के इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए, बोले तो क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए। ये न्यू कीवर्ड रन टाइम पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन करता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का अर्थ ये हुआ कि ये मेमोरी में एक स्पेस लेता है जहां पे
ये सारे जो हमने वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं इस क्लास के लिए, उन सारे मेंबर वेरिएबल्स को अगर हम डेटा फीड करते हैं तो उन सारे डेटा को स्टोर करके उस एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी में रखता है और उसका रेफरेंस रिटर्न कर देता है इस वेरिएबल को, ईएमपी वेरिएबल जो है जिसका टाइप एम्प्लॉई है। अभी तक हम लोगों ने डेटा टाइप्स में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखा था, अभी हम एक और डेटा टाइप देख रहे हैं, वो है एम्प्लॉई। तो एक क्लास एक डेटा टाइप के रूप में भी काम कर सकता है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर एम्प्लॉई, जो कि एक क्लास है और एक डेटा टाइप के रूप में भी काम कर रहा है। किसी भी वेरिएबल को हम ये डेटा टाइप दे सकते हैं और उस डेटा टाइप को, उस वेरिएबल को यूज करके हम एम्प्लॉई के फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये भी हम आगे भी देखें। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है एम्प्लॉय। देखिए यहाँ पे जब भी हम एक न्यू कीवर्ड देते हैं तो अपने आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन रन टाइम पर होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर्स का। तो बाय डिफॉल्ट किसी भी क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ इस प्रकार का होता है। ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसे हमने अभी तो डिफाइन कर दिया है, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है कि ये हम डिफाइन करें। ये अगर आप नहीं डिफाइन करेंगे तो अपने आप जावा इंटरनली इसे डिफाइन करके रखता है। हाँ, अगर आपने डिफाइन किया और एक्सप्लिसिटली इसके अंदर कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक प्रिंट किया स्टेटमेंट, दिस इज एम्प्लॉई क्लास कंस्ट्रक्टर। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ये देखिए जैसे ही आपने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, ये दिस इज एम्प्लॉई क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो गया। एक और देखते हैं इस प्रोग्राम को। एक बार हम इस प्रोग्राम को डीबग करके देखते हैं और समझते हैं कि कैसे प्रोग्राम रन हो रहा है। VS कोड में आप डीबगिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने डीबगर स्टार्ट किया, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर सबसे पहले आके ब्रेक पॉइंट रुक गया, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मेन मेथड प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और अब जैसे ही मैं स्टेप को एग्जीक्यूट करता हूँ, एम्प्लॉई EMP इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, जो कि मैं रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन अब होगा। अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ नहीं है, रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा। रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का एडवांटेज ये है कि हमें जब जितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए उतने ऑब्जेक्ट्स अपनी जरूरत के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया और इसके अंदर का स्टेटमेंट भी कॉल हो गया। अगर आप इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर डिफाइन नहीं करते तो भी इंटरनली ये कॉल होता, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली इसे डिफाइन किया है और इसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा है जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। यहाँ पर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने एग्जीक्यूशन करा, स्टेटमेंट प्रिंट करा और अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका रेफरेंस हमें EMP वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब जाके EMP वेरिएबल में एक एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ है। हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट के जो फीचर्स हैं, एड्रेस हुए, एज हुए, DOB, ID, नेम, इन सब के पास अभी कोई वैल्यूज नहीं असाइंड है। ये सारे अभी तक या तो नल वैल्यू या तो जीरो वैल्यू स्टोर करके रख रहे हैं। ये नल और जीरो भी कैसे आते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए आपने एम्प्लॉय ID को इंटीजर टाइप का रखा है, एम्प्लॉय एज को इंटीजर टाइप का रखा है, स्ट्रिंग में एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय एड्रेस है। जब भी आप एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को कोई वैल्यू नहीं असाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो नल होता है और एक इंटीजर वेरिएबल हमेशा जीरो होता है। इसीलिए इसने ये वैल्यूज स्टोर करके रखे हैं अपने रेफरेंस में। तो ये तो था सबसे बड़ा सवाल कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर लेते हैं और उसको आप एक्सप्लिसिटली भी चाहें तो उसके अंदर कुछ फंक्शंस कर सकते हैं, कुछ कोड लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस एम्प्लॉई क्लास को यूज करना है ऑब्जेक्ट क्रिएशन में और इसके फीचर्स को कुछ वैल्यूज असाइन करनी है तो वो आप कैसे करेंगे? देखिए दो प्रकार होते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए। एक तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स का यूज कर सकते हैं जिसको अभी हम देखेंगे, और एक होता है गेटर और सेटर्स के थ्रू जिसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। वो इनकैप्सुलेशन का पार्ट होगा जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है। तो अभी इस लेक्चर में हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स के बारे में देखेंगे। ये हमारे सामने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमने पहले से ही डिफाइन कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो चाहे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो, कंस्ट्रक्टर एक पीस ऑफ कोड होता है जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के टाइम, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर इनिशियलाइज हो जाता है। और इस पीस ऑफ कोड जो एक्चुअली एक फंक्शन की तरह ही काम करता है, इस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, किसी भी कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है और
वो कंस्ट्रक्टर अपने क्लास के नाम पर ही बेस्ड आउट होता है। जैसे कि इस क्लास का नाम एम्प्लॉय है, इस फंक्शन जो कि कंस्ट्रक्टर है इसका भी नाम एम्प्लॉय, और नीचे जो हमने एक और फंक्शन डिफाइन कर रखा है जिसके अंदर हमने काफी सारे आर्गुमेंट्स जिनको पैरामीटर्स कहते हैं वो डिफाइन कर रखे हैं, इसका भी नाम एम्प्लॉय है। जावा में एक और कांसेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग का। इसके बारे में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि मेथड ओवरलोडिंग के टर्म्स में इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कह सकते हैं या मेथड ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है और यह एक मेथड है, तो इसे मेथड ओवरलोडिंग कह रहा हूं मैं अभी। तो आप एक नाम से अपने जावा प्रोग्राम में दो मेथड्स या दो से ज्यादा मेथड्स रख सकते हैं, बशर्ते आपके जो मेथड्स हैं उनके अंदर के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, उनके अंदर के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। जैसे कि पहला मेथड या कंस्ट्रक्टर जैसे कि ये, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं पास आउट हो रहा। ये दूसरा मेथड है जिसके अंदर आपने पैरामीटर्स पास ऑन कर रखे हैं, ये पैरामीटर्स आपने पास ऑन किए हैं। अब ये पैरामीटर्स आपने क्यों पास ऑन किए हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स, जैसे कि आप इस फंक्शन के ऊपर होवर करके भी देख सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर है और ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर हमने आईडी, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ और स्ट्रिंग एड्रेस जो हमने एज ए पैरामीटर इसमें दे रखा है। जो भी वैल्यूज इस कंस्ट्रक्टर को दी जाएंगी वो वैल्यूज हम लोग एम्प्लॉय के इंस्टेंस वेरिएबल्स जो हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ और एम्प्लॉय एड्रेस, उनको रेस्पेक्टिवली असाइन कर देंगे। तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स वन ऑफ द वे होते हैं जिनके थ्रू आप अपने क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, अपने मेंबर वेरिएबल्स को डेटा असाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं, अपने डेमो क्लास में एक बार जब हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया है तो फिर हम एम्प्लॉइज के डेटा को कुछ इस प्रकार से इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है emp नाम का। emp एक वेरिएबल है जिसमें हमने इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखा है। ये जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमने आईडी 12 पास ऑन करी है, नेम अर्जुन, उसकी एज 25, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस जो कि लेट्स से उसका होम टाउन है वो हमने पास ऑन कर दिया। आप कंस्ट्रक्टर्स में या फिर किसी फंक्शंस में पैरामीटर्स उसी ऑर्डर में पास ऑन करते हैं जो उसके डेफिनेशन में दिया होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 12 विल बी मैप टू आईडी, अर्जुन विल बी मैप टू नेम, 25 एज के साथ मैपिंग हो जाएगी 25 की, ये जो डेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैपिंग हो जाएगी और हस्तिनापुर की एड्रेस के साथ मैपिंग हो जाएगी। इस प्रकार से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं इंस्टेंस मेंबर्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक क्लास। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस क्लास के मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने एक मेथड भी बना रखा है प्रिंट डिटेल्स करके। आप देख सकते हैं कि इस क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू हम लोग प्रिंट डिटेल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। और प्रिंट डिटेल्स क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट इसे या फिर कह सकते हैं कि जो भी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस इस प्रिंट डिटेल्स को इन्वोक करता है, उसके रिलेटेड वैल्यूज को ये प्रिंट आउट करेगा। एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि दिस कीवर्ड किस प्रकार से यूजफुल है। अभी जब भी हमने इस प्रोग्राम को रन किया है तो आप देख सकते हैं कि इस बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है। आप देखिए, एक बार में कोई एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इस बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है, इसीलिए इस बार दिस इज एम्प्लॉय क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट आउट नहीं हुआ। इस बार पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। उसका कारण ये है क्योंकि आपने अपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर ये जो न्यू कीवर्ड है उसके साथ आपने एम्प्लॉय के अंदर पैरामीटर्स पास ऑन किए हैं और आपने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करके रखा है। इसीलिए जावा ये देखता है कि आपने एक कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया है जिसके अंदर पैरामीटर्स हैं और आप उसे कॉल भी कर रहे हैं, उसे इन्वोक भी कर रहे हैं, तो वो उसी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाता है और फिर जब आप उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं उस क्लास की किसी मेथड को इन्वोक करने के लिए तो फिर उस मेथड को इन्वोक भी करता है। हम इसे डीबग करके भी देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट जो कि एग्जीक्यूट होगा वो ये है, यहाँ पर हम लोग एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो इसका रेफरेंस को हम emp में स्टोर करके रखेंगे। रेफरेंस का अर्थ ये हुआ कि जो भी मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस है, वो एड्रेस हम emp में स्टोर करके रखेंगे। तो आपने एक न्यू कीवर्ड को यूज करके एम्प्लॉय टाइप का क्लास बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे हम इससे पैरामीटर्स पास ऑन कर रहे हैं। अब हम इस कोड को आगे एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुआ है। यहाँ पर जो भी आपने वैल्यूज पास ऑन करी थी वो वैल्यूज इसके पैरामीटर्स में आ चुकी हैं और अब हम एक एक करके ये वैल्यूज
इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स को भी असाइन करके आगे बढ़ रहा है। और जैसे ये वैल्यू असाइन होगी कंस्ट्रक्टर ने रिटर्न कर दिया फंक्शन से। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय ईएमपी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है लोकल वेरिएबल के रूप में, और इसकी टाइप एम्प्लॉय है, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज आपने पास ऑन करी थी वो वैल्यूज असाइन हो चुकी हैं। अभी ये वैल्यूज तो असाइन हो गई हैं, अब इन वैल्यूज को हम प्रिंट भी करा लेते हैं। उसके लिए हमने emp.printDetails किया है। emp.printDetails करते ही आप देखिए ये दिस कीवर्ड जो है इसका खेल समझ में आएगा हमें। ये दिस कीवर्ड उस क्लास इंस्टेंस को ही रेफर करता है जिसके द्वारा ये इन्वोक हुआ है। यहाँ पे आपने emp के द्वारा से इन्वोक किया है। emp के रिलेटेड डेटा जो है वो आप देख सकते हैं कि ये एक्सेस कर सकते हैं दिस कीवर्ड के थ्रू। आप देखिए जो भी डेटा आपने पास ऑन किया था वो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, और उस डेटा को ये प्रिंट भी करता है। उदाहरण के रूप में आप चाहें तो एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हमने एक फ्रेश ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें हमने अलग वैल्यूज दी हैं, और जब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा न्यू कीवर्ड फ्रेश मेमोरी लोकेशन एक्वायर करेगा जहां पर इस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा, और फिर उसका रेफरेंस emp2 जो कि एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप एम्प्लॉय है उसे रिटर्न कर देगा। और अब हम देखते हैं कि emp2 के साथ हमने प्रिंट डिटेल्स को एक्सेस करने की कोशिश करी है। अभी जब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो ये सबसे पहले emp जो कि पहला ऑब्जेक्ट है उसके डिटेल्स को प्रिंट करता है, और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसके डिटेल्स को भी प्रिंट करता है। इस प्रोग्राम को हम डीबग करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये लाइन कमेंट कर दी है और डीबगर स्टार्ट किया। आप देखते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है तो सबसे पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। ये प्रोसेस हम देख चुके हैं, तो यहाँ इसे मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। और अब हमारा कोड आता है प्रिंट डिटेल्स। प्रिंट डिटेल्स पे अब हम देखते हैं कि emp2 प्रिंट डिटेल्स को कॉल कर रहा है। emp2 के पास जो वैल्यूज हैं वो हैं एम्प्लॉय नेम कर्ड, एम्प्लॉय की आईडी 13, 13, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, एज और एड्रेस, और अब प्रिंट डिटेल्स को कॉल किया जा रहा है। आप देखते हैं कि ये जो दिस कीवर्ड है यहाँ पर इस बार जो वैल्यूज ये एक्सेस कर रहा है वो emp2 से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि emp2 ने इसे इन्वोक किया है, इसीलिए दिस कीवर्ड emp2 को रेफर कर रहा है। दिस कीवर्ड किसी भी फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर फंक्शन को इन्वोक करता है। यहाँ पर प्रिंट डिटेल्स को इन्वोक emp2 ने किया है, इसीलिए दिस कीवर्ड emp2 के रिलेटेड वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है। तो आप इसे प्रिंट करेंगे तो emp2 के रिलेटेड वैल्यूज को इसने प्रिंट कर दिया है। तो न्यू ऑपरेटर की समरी को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि न्यू ऑपरेटर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया जाता है। डायनेमिक एलोकेशन का मतलब रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करना और उसके रेफरेंस को रिटर्न कर देना। इसका एडवांटेज ये होता है कि हमें जब भी जितने ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है हम उतने ऑब्जेक्ट्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर क्रिएट कर सकते हैं। नहीं है कि हम जरूरत से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, और ऐसा भी नहीं होगा कि हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन कम पड़ जाए। और अगर हमारे पास सफिशिएंट मेमोरी नहीं है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए तो जावा रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करता है। एक्सेप्शंस के बारे में हम काफी डिटेल में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, तो इस पे अभी हम इतना ध्यान नहीं देंगे। जावा में गार्बेज कलेक्शन किया जाता है मेमोरी को फ्री अप करने के लिए, क्योंकि आपने अभी तक के लेक्चर में सीखा है कि जावा में जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है तो हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो फिर जब आगे चल के हमें और भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे तो हमें कुछ मेमोरी चाहिए भी होगी, क्योंकि मेमोरी तो फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी ही रहेगी। तो जावा स्मार्टली ये डिटरमाइन करता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये समझता है कि इस ऑब्जेक्ट को कोई यूज नहीं कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट को जावा गार्बेज कलेक्शन के लिए मार्क कर लेता है। मतलब उससे रिलेटेड जो मेमोरी स्पेस होता है कंप्यूटर को उससे फ्री कर देता है, वो मेमोरी फ्री हो जाती है। कल को कोई दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट या सेम ही टाइप का ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है तो आप वो मेमोरी स्पेस यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर सकते हैं। तो ये था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट्स। क्लास के अंदर आपने जाना कि कैसे आप क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं, दिस कीवर्ड का किस प्रकार आप यूज कर सकते हैं, कैसे वैल्यूज असाइन की जाती हैं मेंबर वेरिएबल्स को, इंस्टेंस वेरिएबल्स को, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और कैसे क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप क्लास के मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।